सिद्ध, अच्छा जी, आपके पापा सुपर हीरो हैं। अभी, जी बिल्कुल, आपकी तरह। सिद्ध, अच्छा मेरी तरह, वो कैसे? अभी, आपने भी मुझे उस दिन गंदे वाले अंकल से बचाया था ना, ऐसे ही मम्मा कहती हैं। मेरे पापा भी सुपर हीरो हैं। अगर आप मेरे पापा होते तो कितना अच्छा होता। सिद्ध, अगर मैं कहूँ कि मैं ही आपका पापा हूँ तो? अभी, क्या आप सच बोल रहे हो? आप मेरे पापा हो? तभी सारू, अभी कहाँ हो आप? बेटी, इधर आओ, पैकिंग कर ली तुमने? अभी सिद्ध को देखने लगता है तो सिद्ध, आपकी मम्मा हमसे गुस्सा है, देखो ना, दूर जा रही हैं। आप ना जाओगे तो नहीं जाएंगी, फिर मैं उनको मना लूँगा, आप रोक लो ना। अभी सिद्ध को गुस्से से घूर कर देखता है, फिर वहाँ से चला जाता है। सिद्ध, अरे इसको क्या हो गया? तभी अभी दौड़ता हुआ आकर सिद्ध को गले लगा लेता है। अभी, आई लव यू पापा। मैं मम्मा को रोकने की पूरी कोशिश करूँगा, आप जल्दी से मना लो, फिर हम साथ रहेंगे। सिद्ध की आंख भर आती है। वो अभी को तेज से पकड़ लेता है। आई लव यू टू मेरे बच्चा। आई एम सॉरी मेरी जान। और उसे बेतहासा चूमने लगता है। अभी की भी आंख भर आती है। मम्मा सच बोलती हैं, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। अभी सारू के पास चला जाता है। अभी, मम्मा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, देखो मम्मी भी बोलने में लगी। वो जग गई। अब मुझे उनके साथ खेलना है। और दोस्त अंकल की खुशी देखो, आपने कितने खुश थे। सोचते हुए, मम्मा लेकिन वो रो क्यों रहे थे? सारू, क्योंकि वो खुश थे। इंसान कभी कभी खुशी में रोने लगता है। अभी, मतलब पापा भी खुशी से ही रोने लगे हैं। सारू चौंक कर, कौन पापा? अभी, नहीं कोई नहीं मम्मा। सारू, ओके। अभी, मम्मा अगर आप मेरे से किसी से लड़ाई हो जाए तो मैं उससे बात ना करूं तो आप क्या करोगी? सारू, आपको समझाऊंगी कि ऐसा नहीं करती। अभी, लेकिन माँ लड़ाई होने के बाद दोस्ती ख़त्म हो जाती है ना? सारू उसके गाल पर हाथ रख कर, नहीं बेटी, रिश्ते को कभी ख़त्म नहीं होते, चाहे कितनी भी दूर भागो वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते, कभी यादों में तो कभी हकीकत में, वो हमेशा ही तुम्हारे पीछे रहेंगे। अभी, तो दूर क्यों भागना? आप ही कहते हो ना, हर प्रॉब्लम को फेस करो। सारू, हाँ क्योंकि हम फेस करेंगे तो उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। अभी, समाकांत, ये क्या होता है? सारू हंसती हुई, समाधान मतलब सल्यूशन, हल। अभी, ओह, तो फिर एक बात बोलूँ, आप गुस्सा तो नहीं होंगी ना? सारू, हाँ बोलो ना, नहीं होंगी गुस्सा। अभी, आप दूर दूर क्यों भाग रही हो? पापा के साथ बैठकर बात करो ना, शायद समाकांत मिल जाए। सारू एकदम से चौंक जाती है। सारू, आप पढ़ाई कीजिए, हमें काम है। और उठकर चली जाती है। सिद्ध भी जंगले के पास से चला जाता है। मानना पड़ेगा सारू, बच्चा हमारा करोड़ों में एक है, मतलब तुम ही बातों में तुम्हें फंसा दिया। अब लग रहा है मेरा बेटा है। मुझे माफ़ कर दो सारू, माना मैंने गलती की, लेकिन तुम भी समझती नहीं मुझे। तुम तो छोड़ कर ही चली आई, लेकिन मैं तुम्हें मना लूँगा। अभी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अभी बाबू तुमको। सिद्ध किचन में जाकर सारू को पीछे से हक कर लेता है। सारू चौंक जाती है, लेकिन जाना पहचाना स्पर्श पाकर एक पल को सुकून से ठहर जाती है। उसकी आँख भर आती है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। सारू, मिस्टर खुराना छोड़िए हमें, आप ही हक खो चुके हैं। सिद्ध उनको और तेज से पकड़कर, तुम ये अकेले डिसाइड नहीं कर सकती। सारू, डिसाइड क्या करना, ये तो उसी दिन डिसाइड हो गया था जब मैं उस घर की दहलीज पार की। सिद्ध, मैंने तो नहीं बोला जाने को। सारू, रोका भी तो नहीं ना, मैं गुस्से में था। तो आप अपनी गलतफहमियों के कारण गुस्से में थे। आपको हंगामा करने से पहले बात करना चाहिए था हमसे। मैं डरता था कहीं तुम चली गई तो। अब क्या मैं आपके पास हूँ? सिद्ध अपनी तरफ मुँह करते हुए, हो गई ना गलती, माफ़ कर नहीं सकती क्या? सारू, आप समझते क्या हैं? जब जो सिद्ध उसकी मुंह पर हाथ रख देता है। सिद्ध, चुप, बिल्कुल चुप। पहले मुझे जी भर कर अपनी बीवी को देखने दो। कितने साल बीत गए इस चेहरे को सामने से देखे हुए। सारू की आंख भर आती है। वो अपना मुंह घुमा लेती है। सिद्ध उसके गाल पर किस कर लेता है। सारू चौंक जाती है और सिद्ध को घूर कर देखती है।
सिद्ध, हमें लगा तुम मांग रही थी। क्यों, कुछ गलत किया क्या? करना नहीं चाहिए था। सारू की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। सिद्ध से सारू के आंसू नहीं देखे जाते तो सिद्ध सारू को छोड़कर बाहर चला जाता है और दीवार पर जाकर एक हाथ मारता है। क्यों सिद्ध, क्यों क्यों नहीं समझ पाया तू अपने प्यार को? क्यों यकीन किया तू चारू की बातों पे? क्यों भगवान, क्यों क्यों है सिचुएशन ऐसे ही बनाया कि मैं उसकी बात पर यकीन कर सकूं? क्या ज़रूरत थी सारू तुमको एक ही तरह का कपड़ा पहनने की? काश मैं उस दिन समीर के गले लगी लड़की का चेहरा देखने अंदर ही चला जाता तो पता चल जाता कि वो बानी थी। क्यों मुड़ गया मैं? क्यों रूम के अंदर नहीं गया मैं? सारू ये सारी बातें सुन लेती है तो रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। अभी पहले तो सिद्ध को देखकर डर जाता है, फिर सिद्ध जब अभी को देखता है अपनी आंख साफ करता है और अपनी बाहें फैला देता है। अभी पहले डरता है तो सिद्ध नाम में सर हिलाता है। अभी दौड़ता हुआ सिद्ध की गोद में आ जाता है। अभी को पकड़कर सिद्ध रोने लगता है। अभी सिद्ध के आंसू पोंछती हुई, मत रो पापा, मम्मा मान जाएंगी, शायद ज़्यादा गुस्सा है, कभी कभी बहुत रोती हैं रात में, मैं देखता था तो मुझे लगता था आप दूर हो तो आपके लिए रो रही हैं। मैं भी अपने दोस्त से दूर जाता हूँ तो रोना आता है ना। अब समझ आया कि मम्मा आपसे झगड़े की वजह से रो रही थी। आप चुप हो जाओ, मैं मम्मा को चुप करवा के आता हूँ। सिद्ध की गोद से निकल कर जाने लगता है तो सिद्ध, मैं भी चलूँ? अभी कुछ सोचकर, हाँ आइए, उसकी उंगली पकड़कर अंदर सारू के कमरे में आ जाता है। सारू घुटनों में मुंह चिपका कर रोती रहती है। अभी सिद्ध को 1 मिनट बोलकर बाहर आकर दरवाज़ा बंद कर देता है। सारू दरवाज़ा बंद होने से अपना सिर ऊपर उठाकर देखती है तो सिद्ध दरवाजे के पास जाकर, अभी आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया? खोलो बच्चा। अभी, पापा मैं अब तक दरवाज़ा नहीं खोलूँगा जब तक मम्मा को आप मना नहीं लोगी। आप मनाओगी मेरी मम्मा को, और ज़्यादा रुलाना नहीं। मम्मा बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हैं, उनको प्रोटेक्ट करना तो आप सुपर हीरो हो ना। सिद्ध एकदम हताश हो जाता है कि तभी सारू, क्यों आए हैं आप दोबारा मेरी ज़िंदगी में जहर घोलने? चली जाइए यहाँ से, प्लीज़ जाइए। अगर मुझे ज़िंदा देखना चाहते हैं तो जाइए यहाँ से। सारू पास में पड़े चाकू को उठाकर हाथ पर रख लेती है। सिद्ध एकदम डर जाता है। सारू देखो, चाकू नीचे फेंको, हमारे बारे में सोचो। सारू, मैं काट लूँगी मिस्टर खुराना, जाइए यहाँ से। सिद्ध, देखो हमारे बच्चे के बारे में सोचो। सारू चिल्लाकर, मैंने कहा ना मिस्टर खुराना, जाओ यहाँ से। अगर तुम चाहती हो कि मैं मेरे बच्चे के साथ ठीक से रहूँ तो जाओ हमारी ज़िंदगी से, बहुत दूर चले जाओ, लौट कर मत आना। अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ। तभी दरवाज़ा खुलता है। अभी दौड़ते हुए सारू के पास आता है और मेज पर चढ़कर उसे गले लगा लेता है। सारू चाकू फेंक कर रोने लगती है। सिद्ध रोते हुए अपने रूम पर आ जाता है। सारू, क्या कमी किया मैंने अभी की? आपको आपके पापा की ज़रूरत लगने लगी क्या? आपको आपके पापा के पास रहना है? अभी रोते हुए, नहीं मम्मा, सॉरी मम्मा, अब आप रोना बंद करो, मैं कभी नहीं कहूँगा। सारू अभी को जोर से पकड़ते हुए रोते रोते ही बेहोश होकर गिर जाती है। उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है और अभी भी उसके ऊपर गिर जाता है। अभी चीखने लगता है, मम्मा मम्मा, दोस्त अंकल देखो ना, मम्मा, मामी, मम्मा को क्या हो गया? सब दौड़ते हुए आते हैं। सिद्ध को ना पाकर उन्हें काफ़ी हैरानी होती है। वो तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं। सारू की धड़कन बहुत धीमी चलती है। डॉक्टर तुरंत अंडर ऑब्जर्वेशन में रखता है और एडमिट करता है। सारू को तुरंत आईसीयू में ले जाया जाता है। सारू की धड़कन धीरे धीरे धीमी होने लगती है। इधर सिद्ध को भी अचानक से सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है और घबराहट होने लगती है और वो तो और अभी भी बेहोश हो जाता है। डॉक्टर उसे भी एडमिट करते हैं। सिद्ध को अब बिल्कुल भी सांस नहीं आती और उसे समझ नहीं आता अचानक से क्या हुआ। वो तुरंत अपने डॉक्टर को फ़ोन करता है। डॉक्टर उसे दवा लेने को बोलते हैं और रेस्ट करने को बोलते हैं। सिद्ध, डॉक्टर, किसी भी दवा में इतनी ताकत नहीं जो मुझे अब ठीक कर सके और मुझे सुला सके।
आप तो जानते हैं ना, मैं 4 साल से 1 मिनट के लिए भी सुकून से नहीं सोया हूँ। मिस्टर सिद्ध, ऐसा तो आपकी परेशानी और बढ़ जाएगी। आप दवा लिया कीजिए और सोचिए कि आप ठीक हो जाएंगे। जब कोई साथ ही नहीं तो ठीक भी किसके लिए होना डॉक्टर। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे घर वालों को मेरी बीमारी की सच्चाई मत बताइएगा। और हाँ, ये बता दीजिएगी कि सारू यहाँ लखनऊ में है और हमारा एक बेटा भी है। अभीक नाम है उसका, बहुत प्यारा है। वो लोग आकर मना कर उसे घर लेते जाएंगे डॉक्टर। लेकिन मिस्टर सिद्ध, बस आप मेरी बात सुनिए डॉक्टर। और पता नोट करवाता है। सारू यहीं मिलेगी डॉक्टर, और फ़ोन कट कर देता है। गाड़ी लेकर निकल जाता है। सांस में तकलीफ़ और घबराहट की वजह से सिद्ध गाड़ी ठीक से नहीं चला पाता है। सिद्ध अंदर अंदर कंट्रोल हुई गाड़ी देखकर चिल्लाकर, जा रहा हूँ सारू, तुमसे बहुत दूर, अब कभी नहीं मिलूँगा। हंसकर, गुड बाय मेरी ज़िंदगी, तुम नफरत करो, मैं नहीं सह सकता। पता नहीं तुम कैसे सह लेती थी। आई लव यू फॉर एवर मेरी जान। आई एम सॉरी अभी, मैं अच्छा प्रेमी नहीं बन पाया, समझ आता है। अच्छा पति नहीं बन पाया, ये भी समझ आता है। लेकिन मैं अच्छा बाप भी नहीं बन पाया, मुझे माफ़ करना मेरे बच्चे। उसकी गाड़ी गोमती नदी में गिर जाती है। सारू का इलाज चल रहा था। वो धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। रात भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। अभीक अब पहले से बेटर था। अभीक भी होश में आ चुका था। होश में आते ही वो मम्मा मम्मा करने लगा तो डॉक्टर उसे बताए कि उसकी मम्मा ठीक है, बस अभी सोई है। सारू को माइनर हार्ट अटैक आया था। वो अभी खतरे से बाहर थी और बेहोश थी। वानी और समीर हॉस्पिटल में ही थे। समीर लगातार सिद्ध को कॉल कर रहा था, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। अंकिता जी सुबह सुबह टीवी चलाई तो न्यूज़ देखकर उनके होश उड़ गए। सिद्ध के एक्सीडेंट की खबर हर न्यूज़ चैनल पर चल रही थी। चलती भी क्यों ना, आफ्टर ऑल एसपी था। अंकिता जी अचानक से चिल्लाकर बेहोश हो गई। सब लोग बाहर आ गए। सबने न्यूज़ देखा तो सबके चेहरे से स्माइल ही चली गई। नदी से गाड़ी निकाली जा रही थी, लेकिन लाश का कोई पता नहीं था। इधर सारू को होश आया तो अभीक को ढूंढने लगी। अभीक को देखकर वो थोड़ी शांत हुई, लेकिन उसका दिल अब भी सामान्य से तेज और विचित्र तरीके से धड़क रहा था, जैसे कि वो सिद्ध से दूर जा रही हो। सारू ने समीर की तरफ देखा तो उसने बोला, वो चला गया मीरा, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। सारू अपना सर दूसरी तरफ घुमा लेती है। आज डॉक्टर शाम तक सारू को डिस्चार्ज करने वाले थे। इधर सारू का दिल बैठा जा रहा था। अजीब सा डर उसको लग रहा था। जैसे ही एक नर्स ने अंदर आने को दरवाज़ा खोला, एक रिपोर्टर की आवाज़ सुनाई दी। एसपी सिद्धार्थ खुराना की गाड़ी आज सुबह सुबह गोमती नदी से निकाली गई। अभी कोई बॉडी नहीं मिली है। सर्च ऑपरेशन जारी है। देखिए, शायद शाम तक मिल जाए। सारू की तो आंख भर आई। उसने जोर से अपने सीने के पास के कपड़े को पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। एक बार और सिद्ध, आपने जिम्मेदारियों को छोड़ उससे दूर होने का फैसला किया। उसके आंसुओं ने अपना रास्ता बना लिया। वो चिल्लाना चाह रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। शायद बाहर कोई न्यूज़ देख रहा था, जिसकी आवाज़ वो सुन ली थी। अचानक उसकी सांसें एक बार फिर उखड़ने लगी। डॉक्टर ने फिर से ऑक्सीजन मास्क लगाया और चेकअप करने लगे। इधर सिद्ध ने जो पता दिया था सारू का, वो सूरज जी को उस डॉक्टर ने दे दिया। सब लोग लखनऊ के लिए निकल गए। सब लोग हॉस्पिटल पहुँचे तो सारू होश में आ चुकी थी। उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जा चुका था। अंकिता जी सारू को देखते ही उसे गले लगाकर चूमने लगी। अभी एक चुपचाप देख रहा था। सूरज जी के बुलाने पर वो उन्हें इग्नोर कर रहा था। बानी, अभी ये आपके दादा दादी बुआ हैं। अभी और पापा कहाँ हैं मामी? बानी ने कोई जवाब नहीं दिया। सारू तो एकदम पत्थर सी बन गई थी। उसे मनाने के बजाय सिद्ध ने आत्महत्या करने का रास्ता लिया। ये उसके लिए असहनीय था। सबकी आंखों में आंसू एक बार और गिरने लगा। सिद्ध की अब तक कोई खबर नहीं थी। शाम हो गया था। खुशी भी एमबीबीएस कर रही थी तो वो डायरेक्ट अपनी सिटी से आने को बोल रही थी। सबने मना कर दिया। आकर क्या करेगी?
क्योंकि उसका कुछ दिन में एग्जाम था। सब सारू को घर चलने को बोले तो सारू ने कुछ नहीं कहा। कहती भी क्या, जिससे नाराज़गी थी वो तो नहीं रहा, ना कि मनाएगा। घर वालों से नाराज़ ही कब तक थी वो। सब लोग घर आ गए। अभीक अपने घर पर आकर खुश तो था, लेकिन अपने पापा की कमी उसे हमेशा खलती थी। उसने भी टीवी पर एक्सीडेंट वाली खबर सुन ली थी। सिद्धि की फ़ोटो देखने के बाद बार बार जिद करने लगा, पर उसके घर वाले बता दिए थे। सारू ने सिद्ध को अभी भी माफ़ नहीं किया था, लेकिन जब वो घर में नहीं थी तो उसके माफ़ करने ना करने से क्या मतलब। अभीक भी अब ना के बराबर शरारत करता था। अपनी माँ की सभी ज़रूरतों का ख्याल बखूबी रखता था वो। बाकी घर वाले भी अभीक में ही सिद्ध को देखते थे, क्योंकि अभीक सिद्ध का एकदम कॉपी ही था। धीरे धीरे दिन से हफ्ते और हफ्ते से महीने बीतने लगे। अब तो सबने मान लिया कि सिद्ध शायद अब नहीं रहा, लेकिन सारू ने अपनी मांग में सिंदूर नहीं हटाया था। उसे यकीन था कि सिद्ध जिंदा है। एक दिन सारू सिंदूर लगा रही थी कि तभी अंकिता जी आकर, क्यों लगा रही हो, मत लगाओ, अब नहीं है वो इस दुनिया में, चला गया मेरा बेटा अब इस दुनिया से। सारू, है माँ, वो जिंदा है। अंकिता जी, क्या सबूत है? सारू, उनकी आंखों में देखकर मेरी सांसें चल रही हैं। अंकिता जी अवाक रह जाती हैं। सारू तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती हैं। अब तो सारू बहुत कम ही हंसती और सबसे बात करती थी। घर में सब होकर भी नहीं थे। एक अजीब सी शांति रहती थी उस घर में। ऐसे ही रोज का हो गया था। एक दिन अंकिता जी बैठी यही सब सोच रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। अंकिता जी ने दरवाज़ा खोला तो समीर और वानी को देखकर समीर को पकड़कर रोने लगी। समीर भी उन्हें पकड़ लिया और थोड़ी देर बाद लाकर सोफे पर बैठा दिया और वहीं पास में बैठ गया। अंकिता जी, देखना समीर बेटा, क्या हो गया? मेरा सिद्ध मुझे छोड़कर चला गया और सारू तो किसी से बात भी नहीं करती। क्या हो गया? किसकी नज़र लग गई हमारे परिवार को? क्यों नहीं समझते हैं सबकी? ऐसे बात ना करना, किसी बात का सलूशन नहीं है क्या? तू समझाना उसे, क्यों नहीं समझती है वो? अब नफरत करके क्या मिलेगा, जब नफरत देखने वाला ही नहीं है। अब नहीं देखा जा रहा मुझसे। क्यों नहीं समझती वो कि गलत मेरा सिद्ध नहीं, हालात थे। अगर वो दूर रही तो हम भी उसी दिन अपने बेटे से दूर हो गए। जब भी हमारे घर की दहलीज पार की, तभी मेरे बेटे को भी अपने साथ ले गई। उसकी हंसी खुशी सुकून सब लेके चली गई। उस दिन से ही मेरा बेटा बस एक जिंदा लाश बन गया था। बस काम और काम, यही काम ये भी कर रही है। नफरत करने से जिंदगी बदल जाएगी क्या? अभी को तो देखना चाहिए ना, बच्चा है वो, लेकिन अपना बचपन भूल गया है। समझौता कर लिया है उसने हालात से, लेकिन सारू तो जैसी वहीं रुक गई है। मानने को ही तैयार नहीं है कि सिद्ध अब नहीं है, ना ही उसकी जिक्र बर्दाश्त होती है उससे। कैसी बन गई है ये मेरी सारू, ऐसी तो नहीं थी। सब लोग किसी तरह से अंकिता जी को शांत करवाते हैं। बानी और समीर मेहमान कमरे में रुक जाते हैं। अभी की देख रेख समीर सच में रो देता है। अचानक से वो इतना समझदार बन गया था कि शरारत और हंसी क्या होती है वो तो जैसे भूल ही चुका था। समीर, अभी इधर आना जरा। अभीक, नमस्ते मामा जी। नमस्ते मामी, आप दोनों कब आए? शायद उसने देखा। हाँ, देखता भी कैसे, न जाने कितना वक्त तो वो लॉन में ही बने झूले पर बिताया करता था, अकेले उदास सा। ना जाने क्या सोचता हुआ। चाय पानी किया? समीर, हाँ हाँ सब किया। और तूने दोस्त से मामा कब बना दिया? अभी वो सब छोड़िए, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाइए खाना खाने। और हाँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमसे बताइएगा। और वहाँ से चला जाता है। समीर, कुछ साल का बच्चा जिसकी उम्र अभी खेलने की है, इतनी जिम्मेदारी कैसे आ गई इस भी? बानी, तुमने देखा कैसा हो गया अभी? जिम्मेदारी तो सारी ऐसे निभा रहा है जिसे खुद ही सिद्ध हो। बानी, पहले आप शांत होइए। क्या लड़की हो जिसे रोने लगी? आप यहाँ सब कुछ सही करने आए हैं, खुद ही रोएंगे तो इन दोनों को कैसे संभालेंगी? समीर,
जी, जब माँ बाप अपनी जिम्मेदारियाँ भूल जाते हैं तो बच्चों के अंदर जिम्मेदारियाँ ऐसे ही आ जाती हैं, चाहे उम्र जो भी हो। मीरा अपने बच्चे का बचपन छीन रही है, लेकिन उसकी भी परेशानियाँ कम नहीं है। जिस पति को देखने के लिए उसने इतने साल इंतजार किया, जिसका गुस्सा अभी शांत भी नहीं हुआ, जिससे अभी जी भर की शिकायत भी नहीं की, अभी अपना हक भी नहीं जमाया, उसके पहले ही उसने साथ छोड़ दिया। मीरा अभी सदमे में है। मुंह से भले ही नफरत करे, लेकिन उसका दिल कैसे रो रहा होगा, कैसे बेचैनी होगी एक बार दीदार करने को। ये हमसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। बहुत प्यार करती है वो सिद्ध को। प्यार क्या, पूजा करती है। ये हमसे बेटर कोई नहीं जानेगा। नहीं भूली मैं वो सोनी आंखें, ना ही उन आंखों की चमक जो उस दिन मीरा की आंखों में थी, जिस दिन सिद्धार्थ जी आए थे। वो बस थोड़ा नाराज़ थी। सिद्धार्थ जी को मनाने की बजाय छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। अगर वो उससे गुस्सा किया, चिल्लाई, तो सिद्धार्थ जी को जाके गले लगाना चाहिए था। जुबान से भले ही जाने को बोल रही थी, लेकिन उसका दिल बार बार गले लगाने को बोल रहा था। लगते गले से जताते हक उस पर कैसे नहीं मानती वो। आखिर वो भी तो तरसती थी उस पल के लिए, उस प्यार के लिए। लेकिन उन्होंने उसकी जुबान की आवाज़ सुनी, उसके दिल की नहीं। वो प्यार कितना करते हैं नहीं पता, लेकिन आज भी वो बस मीरा की कही बातें ही समझते हैं, अनकही नहीं। जिस दिन वो बिना बोले समझने लगे, उस दिन के बाद दोनों के बीच कोई गलतफहमी आ ही नहीं सकती, कोई नहीं ला पाएगा। प्यार तो कर लिया, लेकिन प्यार की गहराई नहीं समझ पाए। प्यार दो दिलों का मिलन होता है, ऐसा लोग कहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि प्यार दो धड़कन का मिलन होता है। एक क्या सोचता है, क्या चाहता है, दूसरे से कहने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो धड़कन बनकर धड़कता हो, उससे क्या छुपी हो सकती है। सिद्धार्थ जी को अब, जहाँ तक मैं जानती हूँ, मीरा कुछ नहीं बताएगी। उन्हें समझना होगा अनकही बातों को, आँखों की भाषा को, दिल की धड़कन को, उसकी सिली हुई जुबान को। ये तभी होगा जब वो अपने प्यार को अपने रूह से जोड़ेगा। उस दिन जैसे अभीक ने गले लगाया, वही काम सिद्ध किए होते तो शायद आज सब ठीक होता। लेकिन सिद्ध जहाँ भी है ठीक है, क्योंकि मीरा ये महसूस कर सकती है। आपको याद है जब हम कोमा में थे तो मुझसे बातें करती थी, तो सारी बातें बस सिद्ध के बारे में होती थी। वो जिस दिन अचानक से सिद्ध से मिली थी, उस दिन भी उसने उसकी मौजूदगी महसूस कर ली थी। सुबह ही वो आकर बोली थी, बानी ऐसा लगता है मिस्टर खुराना मेरे आसपास है, आज हमारा मिलन होगा। उसकी धड़कन बहुत पास महसूस हो रही थी, जैसे कि हम एक शहर में हों। मेरी फीलिंग उनको लेकर कभी गलत नहीं होती है। अगर लग रहा है मिलूंगी तो पक्का मिलूंगी। मैं बहुत खुश हूँ, इतने दिन बाद उनको देखूंगी। लेकिन नाराज़ थी कि कैसे कैसे वो मुझ पर बिना भरोसा किए इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिए। वो आकर मुझे गले तो लगाएंगे ना, और हक से कहेंगे चलो घर चलो। अब और नहीं सही जाती तुमसे दूरी। मैं प्यार करता हूँ तुमसे। हाँ माना गलती हो गई, लेकिन अब नहीं होगी। मैं तो मना करूँगी और बहुत नखरे भी दिखाऊंगी। नाराज़ हूँ ना, इतना तो बनता है। तो हक से कहेगा ना, मैं इजाज़त नहीं ले रहा, तैयार होकर चलने को बोल रहा हूँ। वानी, मैं उनसे नाराज़ रह पाऊँगी तब, या तैयार होकर चली जाऊँगी। मुझे तो लगता है मैं चली जाऊँगी, क्योंकि मैं उनका हक जमाना और उनकी बातें कभी नहीं टाल सकती। हाँ मैं थोड़ा लड़ूंगी, नहीं नहीं थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा लड़ूंगी, लेकिन मान जाऊंगी। अब मैं और दूर नहीं रह सकती उनसे। बहुत प्यार करती हूँ मैं उनसे, पल पल तड़पती हूँ उनके लिए। क्या उन्हें एहसास नहीं है? अब मैं एहसास दिला के रहूँगी, ताकि अब ये हालात कभी ना बने। वो हम पर भरोसा करें जैसे मैं करती हूँ। और अभी को भी तो उसके पापा से मिलवाना है, इससे पहले कि वो अपने पापा से नफरत करे। उसे अपने पापा की और ज़रूरत महसूस हो। उसके पापा को उसके साथ आना होगा। अब तुम भी जल्दी ठीक हो जाओ, क्योंकि मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी तो समीर का ख्याल तुम्हें ही रखना है। लेकिन उनको यकीन तो हो गया होगा ना कि वो बोल रहे थे वो सच नहीं है। हाँ वो तो पुलिस वाले हैं, सच्चाई बता ही लिया होगा। वो मुझे ढूंढने ही तो आए होंगे ना बानी। वो मुझसे नफरत तो नहीं करते होंगे ना? नहीं नहीं, वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी तो प्यार करते हैं हमसे।
हाँ, अब तुम जग जाओ, मैं चली जाऊंगी। अब इस इसकी इन सब बातों का प्रभाव ही था कि मैं सिद्ध को देखकर अचानक अपने आप को चेतना में लाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि मुझे पता था मीरा के बाद समीर को सिर्फ वानी ही संभाल सकती थी। अब वानी को लौटना होगा, इतना तो पता चल गया था कि भगवान बुला नहीं रहा है, वो तो जिंदगी देना चाहता है, बस थोड़ी कोशिश करनी थी मुझे। समीर वानी को कसकर गले लगा लेता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वानी। वानी, मैं भी समीर जी। कुछ देर बाद, ऐसे ही रहना है क्या? छोड़िए, हमें नीचे फ्रेश होकर जाना है, नहीं तो अभी सिद्ध फिर से आ जाएगा। समीर मुस्कुराकर छोड़ देता है। वानी फ्रेश होने चली जाती है और दोनों नीचे आ जाते हैं। अभी पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहा था। दुकान से कुछ लाना हो, अपने दादा दादी को दवाई देना हो, अपनी माँ के खाने पीने का ख्याल रखना, मेहमानों का ध्यान रखना। सब खाना खाने के बाद कमरे में जाने लगे तो समीर, कहाँ चले सब, आइए बैठिए यहाँ। सबके बैठने के बाद समीर, अगर आप सब मीरा को नॉर्मल करना चाहते हैं तो पहले खुद होइए, घर का माहौल बदलिए। देखिए तो कैसा हुआ है, जैसे सब किराएदार हों, किसी से किसी को भी मतलब नहीं। इससे आप सबका कंफर्ट जोन डिस्टर्ब हो रहा है, आप सब मेंटली कमज़ोर हो रहे हैं। आप सब वहीं खड़े हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। आगे बढ़िए, सालों साल पीछे रहने से कुछ नहीं होगा। हमें घर में वैसा ही माहौल लाना है जैसा पहले था। लाएगा ना आप लोग? कौन कौन मेरा साथ देगा? समीर अपना हाथ आगे करके कहता है तो कोई हाथ आगे नहीं बढ़ता, बस वानी को छोड़कर। तब तक अभी आकर हाथ रख देता है। अचानक से प्रीति और अजय, जो कि अभी अभी आए होते हैं और दरवाजे से सारी बातें सुनकर वो भी हाथ रख देते हैं। उनकी छोटी सी लाडो भी आज 5 साल की हो गई होती है, वो भी। फिर अंकिता जी, सूरज जी भी हाथ रख देते हैं। खुशी तो दिल्ली में होती है, एम्स में अपनी पढ़ाई करती होती है, लेकिन मन कहाँ लगता है जब परिवार खुश ना हो तो। फिर भी करती है, आखिर उसकी भाभी भैया का सपना था। अब घर का माहौल बदल चुका था। सारू घर आती है तो आज सबको हॉल में सोफे पर बैठा देखकर चौंक जाती है। अमूमन सब खाली ही रहता था, लेकिन आज सबको देखकर उसकी आंख भर आती है। अंकिता जी, अरे बेटा, वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ देखो कौन आया है। सारू सबसे आकर मिलती है। आज प्रीति को गले लगाकर रो दे देती है। इतने सालों में वो वानी को छोड़कर किसी के सामने नहीं रोई थी, वो भी जब वानी कोमा में थी तब। आज पहली बार वो प्रीति के गले लगकर रोई। किसी ने उसे चुप नहीं करवाया, क्योंकि सब जानते थे कि रोने के बाद शायद सारू का दिल हल्का हो जाए। लगभग 20 मिनट रोने के बाद सारू अंकिता जी के पास आई और उनके पैर पर सिर रखकर नीचे बैठ गई। आज मुद्दतों बाद सारू का सिर अपनी गोद में देखकर अंकिता जी भी रोने लगी। आज सबको बस एक ही कमी महसूस हो रही थी, वो थी सिद्ध की। सारू कुछ देर बाद उठकर अपने कमरे में आ गई। किसी ने उसे नहीं रोका, क्योंकि सारू के लिए रोना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। अंदर आकर वो दरवाज़ा लगाकर रोने लगी। जब से सिद्ध के एक्सीडेंट की खबर आई थी, तब से सारू की आंख से एक भी बूंद आंसू नहीं गिरे थे। उसने किसी से कुछ नहीं कहा था। दिल तो जैसे पत्थर हो गया था और चीख अंदर ही दब गई थी। आज वो सिद्ध की फ़ोटो देखकर खूब रो रही थी। सारू, क्यों क्यों चले गए आप? क्यों अभी की जगह? आपने मुझे गले नहीं लगाया। मैं भले ही आपको जाने को बोल रही थी, लेकिन मेरा दिल तड़प रहा था आपको गले लगाने को। आपने दूसरी बार भी गलती कर दी मिस्टर खुराना, फिर से खुद से दूर कर दिया। हम जानते हैं आपको कुछ नहीं हुआ है, आप लौटेंगे, लेकिन ज़्यादा लेट मत कीजिएगा। इतना सब्र नहीं है मुझ में अब। अभी को अब आपकी ज़रूरत है मिस्टर खुराना, लौट आइए अब। आप अपने बच्चे को क्या समझाऊं मैं कि आज उसकी माँ की वजह से उसके पापा दूर हो गए। क्यों इतना बोली मैं? नहीं बोलना चाहिए था। आज मेरी वजह से सब घर वाले अपने इकलौते चिराग को खो दिए। माँ पापा के बारे में भी नहीं सोचा आपने। अपनी बहनें, आपकी बहनें आपसे बहुत प्यार करती हैं, अपने परिवार से। फिर इतनी दूरी क्यों थी मिस्टर खुराना? क्यों हम दोनों ही एक दूसरे की अनकही बातों को नहीं समझ पाए?
हमने घर छोड़कर जाने से पहले आपके होश में आने का इंतज़ार क्यों नहीं किया? क्यों मैं आपके नशे में मर गई बातों को भी इतना सीरियस लेकर घर छोड़ने का फैसला लिया? क्यों सब कुछ रेत की तरह हाथ से फिसलता रहा? अब हिम्मत टूट रही है मेरी और आप पर गुस्सा भी बढ़ रहा है। खुद से नफरत करने लगी हूँ मैं। अपने सुहाग को इतना मजबूर कैसे कर सकती हूँ मैं कि वो आत्महत्या तक पहुँच गया। लौट आइए मिस्टर खुराना। आपके परिवार को आपकी ज़रूरत है, आपके बेटे को आपकी ज़रूरत है, आपके डिपार्टमेंट को आपकी ज़रूरत है। लौट आइए, अब बहुत हो गया इंतज़ार। इतने महीने कम नहीं होते हैं। लौट आइए मिस्टर खुराना। कोई भी यहाँ सारू को चुप करवाने नहीं गया, क्योंकि सारू का रोना बहुत ज़रूरी था। उसके दिल में बसी नफ़रत को मोहब्बत में बदलने के लिए नफ़रत का आंसुओं द्वारा निकलना बहुत ज़रूरी था। उसके दिल के बोझ को कम करने के लिए ही तो समीर ने उसे रुलाने का प्लान बनाया, और ये काम भी किया, क्योंकि सारू हमेशा से ही प्रीति के सबसे करीब थी। तो प्रीति को देखकर दर्द बाहर आना लाजमी तो था ही, और आया भी। इधर प्रीति भी अपने कमरे में आकर बहुत रो रही थी। अजय उसे चुप करवा रहा था। सब अपने अपने कमरे में चले गए, ना चाहते हुए भी। एक बार फिर से घर का पूरा माहौल गमनीय हो गया। सब रो रहे थे। क्या आदमी, क्या औरत। बाहर अभी चुपचाप बैठकर घास के तिनके तोड़ रहा था। तब तक बुलबुल आकर उसके पास बैठ जाती है। बुलबुल, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? अभी हार रहा हूँ दी। बुलबुल, नहीं अभी, तुम कमज़ोर नहीं पड़ सकती। अभीक और बुलबुल दोनों ही फ़ोन पर बात करते थे। थोड़े ही बड़े छोटे, लेकिन हम उम्र थे तो अपने प्लानिंग बनाना काम करते थे। बुलबुल भी उम्र से ज़्यादा ही समझदार थी, जो उसे अपनी मम्मी की बातें सुनकर मिलती थी। अभीक, बुलबुल दी, क्या करूं? मैं, माँ पापा सब दूर हो गए। पापा तो पास नहीं, लेकिन मम्मा वो तो पास है ना। पूरे 8 महीने 8 दिन हो गए। माँ ने मुझे गले तक नहीं लगाया। काम ना हो तो बात तक नहीं कहती है। मैं तो फिर भी ये सब सह गया, लेकिन उनकी आंखों के आंसू नहीं देखे जाते मुझसे। बुलबुल अभीक के हाथ पर हाथ रखकर, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। सारू, लौट आइए मिस्टर खुराना। मेरी धड़कन तो ऐसी चलती है जैसे आप यही हैं, इसी शहर में, लेकिन कहाँ समझ नहीं आता। ढूंढा भी, लेकिन कहाँ कहाँ ढूंढूं इतने बड़े शहर में। और बेतहासा रोते हुए उसकी फ़ोटो पकड़ कर ही सो जाती है। इधर हॉस्पिटल में नर्स, डॉक्टर, वो आपकी दोस्त की पलकें झपक रही हैं। ऐसा लग रहा है वो कोमा से बाहर आ रहे हैं। डॉक्टर, यस। क्या सच बोल रही हो तुम? चलो जल्दी चलो, सब जाकर देखते हैं। मरीज को होश में आया देखकर यश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैसा है यार तूने तो जान ही ले लिया था। सिद्ध, मैं ठीक हूँ। मैंने क्या किया यश? और तू यहाँ? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? डॉक्टर, यश मतलब यशवीर अवस्थी और सिद्ध दोस्त थे। बहुत पुराने तो नहीं, अपने प्रोफेशन में आकर ही बने थे। यश उम्र में सिद्ध से काफ़ी छोटे थे, लेकिन उनकी समझदारी और इतनी जल्दी सफलता से सिद्ध हमेशा प्रभावित रहता है। वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। यश से सिद्ध अपनी सारी बातें शेयर करता था, जो वो किसी से नहीं कर पाता था। उस दिन उन दोनों की दोस्ती में वक्त तो बहुत कम लगा, लेकिन गहराई बहुत ज़्यादा हो गई थी। यशवीर ब्रेन स्पेशलिस्ट था। काफ़ी कम समय में काफ़ी उपलब्धि मिली थी उसे। सिद्ध उठने की कोशिश करता है तो यश, चुपचाप लेटे रहो, अभी बहुत टेस्ट करना है, सब हो जाए फिर बातें करेंगे। यश सिद्ध के सारे टेस्ट करने लगता है। यश ने सभी टेस्ट किए, सब नॉर्मल आया था। यस, तेरे सारे टेस्ट तो नॉर्मल आए हैं, बस थोड़ी कमजोरी है जो जल्दी ही रिकवर हो जाएगी। अब बता क्या हुआ? तू नदी में कैसे गिरा? सिद्ध, अब तुझसे क्या छिपा है? तू तो जान ही गया होगा कि क्या हुआ है। यस, हाँ, लेकिन तू इतनी रात में गाड़ी में क्यों निकला, जब तुझे बेचैनी और सिर दर्द था तो? सिद्ध, वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पहले ये बता कि मैं कितने दिनों से यहाँ हूँ। यस, यहीं कहीं 8 महीने बाद तुझे होश आया है। सिद्ध, यार तुझे मैं कैसे मिला? यस, तेरी गाड़ी जब इधर उधर चल रही थी तो मैं हॉस्पिटल से लौटते वक्त देखा, मैंने पीछा किया।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हुआ क्या है? आखिर तू ऐसे क्यों चला रहा है? फिर तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मैं भागा हुआ नीचे गया तो तू किनारे पर ही गिरा था। बोल रहा था मैं जा रहा हूँ तुमसे बहुत दूर। अब तुम मेरी शक्ल नहीं देखोगी। मैं सब भूलना चाहता हूँ, तुमको भी। पता नहीं क्या क्या बक रहा था। साले, मैं तो डर ही गया। जब मैंने अपनी गोद में लेकर तुझे बुलाया तो तूने यही बोला, यस, किसी को बताना नहीं कि मैं बच गया, नहीं तो वो घर नहीं आएगी, अब लौट चली जाएगी। फिर मैं शायद कभी नहीं पा पाऊँगा उसे, हमेशा के लिए खो दूँगा। अब मैं अपने बच्चे और उसके बिना नहीं जी सकता। शायद मेरा ना मिलने पर वो घर चली जाए। मैंने जल्दी से तुझे गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल लाया तो मुझे तेरी बीमारी के बारे में पता चला। बचने की उम्मीद 5% थी। फिर भी ऑपरेशन किया तो तूने कोमा में चल दिया। मैंने किसी को भी तेरे बारे में नहीं बताया। सबको यही पता है कि तू मेरा दोस्त है। तेरी शक्ल बस मैं और 2 नर्स जिनको मैं स्ट्रिक्टली मना किया हुआ हूँ तेरी आइडेंटिटी बाहर ओपन करने को पता है। सब यही जानते हैं कि तू अब नहीं रहा। तेरी लाश शायद नदी में रहने वाले किसी जीव ने खा ली या कहीं और बह कर चली गई। शायद किसी को बड़ी शिद्दत से तेरा इंतज़ार है। सबके द्वारा मरने का ऐलान करने के बाद भी तेरे नाम का सिंदूर शायद अब भी उसके माथे पर चमक रहा है, जो तुझे मौत के मुंह से खींच लाया और 5% बदल गया 100% में। सिद्ध दूसरी तरफ मुँह करके रोने लगा। मन में, क्यों सारू, जब इतना प्यार और भरोसा है तो एक और मौका क्यों नहीं दे रही हो? दे सकती हो ना एक और मौका। तभी एक नर्स आकर, सर, बेड नंबर 12 के मरीज को एक बार चेक कर लीजिए। यस। अच्छा, तू आराम कर। तू चाहे तो घर जा सकता है, बस खाने पीने का ख्याल रखना। मैं दूसरे मरीज को देखता हूँ। मैं अभी चलूँगा, अकेले मत जाना। जैसा कि तूने कहा था, अब वो भाभी घर चली गई हैं तो मुझे उनसे भी मिलना है। एक दिन माँ से मिलने गया तो बाहर निकलते वक्त एक लेडी को अंदर जाते देखा था और एक बेबी भी था। लेकिन सिद्ध उस बेबी में बचपना तो बिल्कुल नहीं है, एकदम शांत और बेहद समझदार है। वो मिला था उससे। सिद्ध एक औरत की जुबान से ज़्यादा आंखें बोलती हैं, उसे पढ़ने की कोशिश कर। यश चला जाता है। सिद्ध मन में, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है सारू, तुम्हारे सामने आऊँ या नहीं। और हमारा बेटा, वो तो इतना नटखट था तो फिर इतना समझदार कैसे बन गया? कहीं मैं फिर से गलत तो नहीं किया ना? कुछ तो ऐसा है जो मेरी नज़रों से छूट रहा है। अब मैं आऊँगा तुम्हें तुम्हारे सामने, और भगवान ने ज़िंदगी दी है तो अब अपने परिवार का सामना ज़रूर करूँगा मैं। अब मैं तुम्हारी जुबान नहीं, तुम्हारी आँखों की भाषा समझने की कोशिश करूँगा। उस दिन तुम्हें देख के लग रहा था कि जैसे तुम मेरे गले लग कर रोना चाहती हो। तुम्हें मेरे कंधे की ज़रूरत है, लेकिन मैं फिर भी हार गया। तुम्हें खोने का डर ऐसे घर किया कि मैं दूर जाना ही सही समझा। लेकिन अब और दूरी नहीं, अब बस मुझे सब सही करना है। अगर यश का कहना सही है तो मैंने अपने बेटे का बचपन छीन लिया, उसे लौटाना है। इधर सारू को समझ नहीं आता कि आखिर वो छोड़ क्या रही है, क्योंकि जहाँ तक वो जानती है सिद्ध को वो कभी भी आत्महत्या तो नहीं करेगा। वो इतना बुजदिल तो नहीं है और वो प्रेम अब भी बेहद करता है। नहीं तो 4 साल काफ़ी होते हैं किसी और को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। एक पल को विवाहित लड़की से कोई प्रेम ना भी करे, लेकिन विवाहित लड़का अगर दिखने में सुंदर हो तो अब भी हजारों मरती हैं। एयर सिद्ध तो हर तरीके से एकदम परफेक्ट है और उसकी आंखों में मैंने वही सम्मान और प्यार देखा जो हमारे बचपन के प्यार के लिए समय था। क्या सच में उनकी गलती इतनी बड़ी थी कि मैंने इतना बड़ा फैसला ले लिया? लेकिन उन्होंने भी तो नहीं ढूंढा ना, वो चाहते तो ढूंढ सकते थे। नहीं मिस्टर खुराना, आत्महत्या नहीं कर सकते। वो खुद सामने नहीं आना चाहते हैं, शायद इसलिए कि वो चाहते हैं मैं यहीं रहूं। अगर ऐसा है तो मैं खुद ढूंढूंगी और सच्चाई का पता लगाऊंगी। मेरे जाने के कुछ ही दिन बाद वो भी घर छोड़ दिए। लेकिन क्यों? जहाँ तक मुझे पता है वो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। अपने परिवार से दूर रहना उनके लिए आसान नहीं था तो दूर क्यों गए? आखिर वजह सिर्फ हमसे जुड़े सवाल नहीं, कुछ और भी हैं
कुछ बड़ा जिसे मुझे पता लगाना ही होगा। सारू दोपहर तक हॉस्पिटल से घर आ जाती है। अंकिता जी, क्या हुआ बेटा, क्यों जल्दी आ गई? सारू, माँ आपसे मेरा पता कौन बताया? अंकिता जी, हमारे फैमिली डॉक्टर। सारू सारू को ये बात खटक जाती है। सिद्ध ने डॉक्टर से क्यों बात की? कहीं वो बीमार तो नहीं था? और घर पर बात करने के बजाय डॉक्टर से बात क्यों? मुझे मिलना है उनसे। अंकिता जी, लेकिन क्यों? सारू, बाद में बताऊंगी माँ। सारू डॉक्टर से मिलने चली जाती है। डॉक्टर, हेलो मिसेस खुराना। सारू, हेलो डॉक्टर, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पति आपसे कांटेक्ट क्यों करते थे? डॉक्टर, कुछ खास नहीं था मिसेस खुराना, बस नॉर्मल टेस्ट और रिपोर्ट्स के लिए। सारू, आप झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर, मैं भी एक डॉक्टर हूँ और आप अच्छे से जानते हैं कि एक डॉक्टर के पास इतना सेंस तो होता है कि वो जान ले मरीज झूठ बोल रहा है या सच। आप नर्व स्पेशलिस्ट हैं, आप जानते हैं कि आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आप बिना फैमिली कंसल्ट के ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। आपने मेरे पति को ट्रीट किया बिना मेरे परिवार में किसी की जानकारी के। अब आप सच भी नहीं बता रहे। ऐसा ना हो कि मुझे कानून का सहारा लेना पड़े। मैं उनकी पत्नी हूँ, मुझे पूरा राइट है जानने का कि मेरे पति को आखिर हुआ क्या था जिससे वो अपने परिवार से भी दूर हो गए थे। डॉक्टर, मिसेस खुराना, आप इतना जिद कर रही हैं तो मैं बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि मैं किसी से डर कर नहीं बता रहा हूँ। अगर मरीज ना चाहे तो उसकी बीमारी की सच्चाई किसी को नहीं बताई जा सकती है। ये राइट भी है मेरे पास, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जानें आपका एक छोटा सा स्टेप कैसा भूचाल लाया उनकी ज़िंदगी में। जिस रात आप घर छोड़कर गई उस रात फ्लैशबैक। जिस रात सारू घर छोड़कर गई उस रात सिद्ध को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो नशे में तो था, लेकिन उतने ही दर्द में भी था। जैसे जैसे सारू से दूर जाने का ख्याल उसके दिन में आने लगा, उसे एक खौफ घेरने लगा। पूरी रात वो बुरी तरह से कांप रहा था, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, सांस नहीं आ रही थी, सिर काफ़ी तेज दर्द हो रहा था। वो चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, रोना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। वो अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था, रग रग में अजीब दर्द हो रहा था, जिससे कोई खून का कतरा कतरा निकाल रहा हो। किसी तरह सुबह हुई। वो उस दिन भी अपने कमरे से बाहर नहीं गया। उसे बस एक ही नशा था सारू का, बस देखना था उसे। लेकिन वो तो कहीं दूर चली गई थी और उसकी दूरी सिद्ध की धड़कन उसका दिल महसूस कर रहा था। आंखों में एक पल की भी नींद नहीं थी, न दिन में चैन, रात में दर्द। तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। किसी भी दर्द की दवा का कोई असर नहीं हो रहा था। होता भी कैसे? उसका तो सिर्फ एक ही दवा थी, सारू का मुस्कुराता चेहरा। करीब 15 दिन बाद वो जब असहनीय दर्द होने लगा, दिमाग भी काम करना जैसे बंद करने लगा, ऑफिस में गलतियां ही गलतियां होने लगी, तो उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने पूरी तरह से टेस्टिंग के बाद उसे बताया कि उसे सेवियर डिप्रेशन है। उसे तनाव से बिल्कुल बाहर आने को बोला। आपने आसपास अच्छे माहौल को बनाने को बोला, अधिक से अधिक लोगों के संपर्क में आने को बोला और बिल्कुल तनाव ना लेने को बोला। बीमारी इतनी जगह बना चुकी थी कि ज़्यादा तनाव ब्रेन हैमरेज करवा सकता था। सिद्ध घर आया, वो नींद की गोलियां लेने लगा। अब लेकिन फिर भी पूरी रात नींद नहीं आती थी। आती भी थी तो सारू का दहलीज पार करना दिख जाता था और नींद खुल जाती थी। घर के सभी लोग सिद्ध का उतरा चेहरा देखकर परेशान हो गए थे। ना ही सिद्ध किसी से बात करता था, ना ही किसी चीज़ की परवाह। अब सिर्फ काम और काम, क्योंकि वही एक काम था जिसे करते वक्त वो सारू को कुछ देर के लिए ही सही भूल पाता था। इसी बीच जब घर वालों के फोर्स पर सारू को ढूंढना शुरू किया तो सारू की डेड बॉडी मिली। अब तो उसके जीने की आखिरी उम्मीद भी उसने खो दी, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि उसकी सारू जिंदा है। अब सिद्ध ने दवाई लेना भी बंद कर दिया। वो मरना चाहता था, लेकिन घर वालों के सामने नहीं। जब घर वालों को खुद के लिए परेशान होते देखा तो उसी समय उसकी पोस्टिंग एसीपी के रूप में हुई और उसने ट्रांसफ़र लखनऊ करवा लिया ताकि घर वालों से दूर रह सके, क्योंकि घर वालों के हर बात में सारू का जिक्र
उसकी सांसों को रोकने के लिए काफ़ी था। उसने उसके लिए जले पर नमक का काम करते थे। उस घर से जुड़ी सारू की यादें उसकी धड़कन को रोकने के लिए काफ़ी थी। जब वो लखनऊ में आया था, पहला स्टेप नीचे रखते ही ऐसा एहसास हुआ कि वो सारू के नज़दीक है। वही नया एहसास, वही सुकून, वही बेकरारी। अब सिद्ध को यकीन हो गया कि सारू जिंदा है। उसने अपना इलाज कंटिन्यू किया, लेकिन नींद उसे अब भी नहीं आती थी। उसने पूरा जोर लगा दिया सारू को ढूंढने में, लेकिन सारू ना मिली। मिलती कैसे? समीर जो खड़ा था ब्रेकर बनके। कुछ दिन बाद सिद्ध को लगा जैसे उसने सच में सारू को खो दिया है, तो उसने ढूंढना बंद कर दिया। अब दवाई का भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसके ब्रेन की कई नसें डैमेज हो रही थी। अब ब्लड सप्लायर प्रॉपर नहीं हो रहा था। ये बात राज जानता था। उसने कई बार यश से कंसल्ट करने की कोशिश की, लेकिन सिद्ध की कसम की वजह से कभी नहीं कर पाया। सिद्ध की एक एक रात जो जग कर काट लेता था, उसकी एक एक सांस रोकने का काम करती थी। अब वो उसे दर्द में जीना आ गया था। यूँ कहें कि दर्द से रिश्ता जोड़ लिया था। अब उसके ठीक होने का एक ही उपाय था, उसकी दिल से खुश रहना, जो सिर्फ और सिर्फ सारू थी। उसका मुस्कुराता चेहरा था। जिस दिन वो सारू से मिला, पहली बार ऐसा लगा कि उसका दिल सच में धड़क रहा है। जब उसने सारू को गले लगाया तो उसका दर्द तो जैसे कहीं खो ही गया। शायद दिल और दिमाग दोनों को सुकून मिल गया। लेकिन सारू की वो सारी बातें सुनकर फिर से उसे असहनीय पीड़ा और बेचैनी होने लगी। अपनी गलतियाँ बार बार सामने दिखने लगी। 4 साल पहले की वही तस्वीर सामने चलने लगी। दिमाग बुरी तरह से बेचैन होने लगा। सिर में अजीब दर्द होने लगा। सांस जैसे थमने लगी। और इसी बीच उसने डॉक्टर से बात की। बढ़ती बेचैनी को कम करने के लिए फ्रेश हवा की तलाश में वो गाड़ी से निकल गया। वो अक्सर ही एक सनसेट पॉइंट पर जाकर बैठा करता था। कुछ पल को ही सही सुकून मिलता था, लेकिन ये उसकी गलती थी। उसके सिर का दर्द बढ़ता गया। अब उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। आंखें बंद होने लगी। ललाट नीला पड़ गया। सिर पर जैसे कोई पत्थर से वार कर रहा हो। दर्द ऐसा हो रहा था, दिल की धड़कन जैसी रुक रही हो। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। और इसी बीच गाड़ी नदी में गिर गई और सिद्ध यश को मिला तो ट्रीटमेंट करने लगा। प्रेजेंट सारू सारी बातें सुनकर बेतहासा रोए जा रही थी। उसने सिद्ध से इतना सब सहा, उसे पता ही नहीं था कुछ। वो सोच रही थी कि उसने ढूंढा ही नहीं। एक नाराज़गी अब भी थी। कम से कम कांटेक्ट करने की कोशिश तो करता, बताता अपनी बात उससे। उसने तो नंबर भी 6 मंथ बाद बदला था, वो भी फ़ोन खोने के बाद। वो हॉस्पिटल से बाहर आकर बेतहासा रोने लगती है। वो अंदाज़ा लगा सकती थी कि ये सारे सिम्टम्स ब्रेन हैम्बेज के हैं। और ब्रेन हैम्बेज होने पर कितनी पीड़ा होती है। जब इंसान नहीं सह पाता तो कोमा में चला जाता है। काफ़ी रोने के बाद वो घर लौट आती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर सिद्ध की फ़ोटो लेकर बेतहासा चूमते हुए रोने और माफ़ी मांगने लगती है। अब उसे पूरा यकीन था कि उसका सिद्ध जीवित है और ज़रूर आएगा। अगर अभी कोमा में होने की वजह से नहीं लौट पाया। अब सिद्ध को ढूंढने का इरादा उसका और पक्का हो जाता है। आज की ये कहानी बस यहीं तक। मिलती हूँ इस कहानी के अगले हिस्से के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फिर मिलती हूँ इस कहानी के अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।